जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम ईवीएस पेडागोजी का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 करवा चुका हूँ मैं, नीचे लिंक दिया मिल जाएगा, देख लेना जिसने नहीं देखा है। वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना। कल वाली वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किए, मुझे खुशी हुई भाई। और नो यार मन में वो मिला है, साहस मिला है भाई की वीडियो लोग लाइक करें तो और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। ठीक है, और कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही। आज की वीडियो में भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, मतलब जो 100% आते ही आते हैं। हाथियों से संबंधित 1% पक्का आता है, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित आता है, मधुमक्खियों से संबंधित आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूछा भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हाथियों के विषय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। जो देख लो भाई 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है ना, उसका भार लगभग होता है वो 2 क्विंटल होता है। और हाथियों के बारे में एक चीज़ और बता दूं, हाथी एक स्तनधारी जंतु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर साल आता है एग्जाम के अंदर, ये मतलब रट के चले जाओ चाहे भाई आवेंगे। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को सुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन से कथन है इनको याद रखना है, ये चेंज करके देते रहते हो। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह छायादार वृक्ष है जिसके सहारे में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। गलत शब्द क्या, सहारे नहीं आया, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथियों के विषय में 3 कथन है भाई। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इनको अच्छी तरीके से देख लेना। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। कथन क्या है? हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। 100% आता है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा कथन क्या? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, यानी कि 2 क्विंटल, ऊपर भी बताया था। और तीसरा कथन क्या है? अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये 3 कथन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कागज पे लिख लो। ठीक है, 100% पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ये भी पूछे जाते हैं भाई, ये सारे आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। तो सही आंसर तो वही है उपरोक्त सभी। कथन देखिए क्या है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, ये जो चित्र बनाए जाते हैं इसके अंदर नील जो आप कपड़ा में गिरा करा वो, हल्दी सब्जी में गिरा करा हुआ, फूल और पेड़ा के रंग, इनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा कथन क्या है? इन रंगों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये जो चित्र होते हैं इनके अंदर इनको दिखाया जाता है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। लोक नहीं आएगा, लोक। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर रखा गया। एक मधुबनी नाम का कोई स्थान था, उसके नाम पर इस चित्रकला का नाम क्या टिका गया है? मधुबनी चित्रकला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर से हमें उस पक्षी का नाम बताना है जो सा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौवा। जो कौवा होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो सही आंसर तो है ये है उपरोक्त सभी। है क्या चीज़ ये? यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी कहाँ पर है? रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। देखो ये एक विशेष चीज़ है, वहाँ पर पानी के रेट हैं वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगे हैं। और यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। ये है अबू धाबी के विषय में मुख्य कथन, इनको याद रखिएगा, 100% आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को 3 रंगों में देखते हैं, वह है। ठीक है, 3 रंगों में तो नहीं देखते दोस्तों, 2 ही तीनों में, मतलब कुछ इतने ही रंगों में देखते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कुछ जानवर रात को जागते हैं, तो वो हर चीज़ को कितने रंगों के अंदर, मतलब कैसे कैसे वो देखते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये 3 नहीं आएगा, जिन आएगा। हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह हैं, वह कौन से रंग हैं? हर चीज़ को ये जिन रंगों में देखते हैं। सॉरी दोस्तों, गलती टाइपिंग में गलती हो जाती है एक आधी जगह, गूगल अपने आप सजेस्ट कर देता है जिन लिखता हूँ तो अपने आप 3 छप जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला और सफ़ेद। जो भी जानवर रात में जागते हैं वो हर जानवर को काले और सफ़ेद रंग के अंदर देखते हैं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृत सागर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मृत सागर है क्या चीज़? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा, और लगभग बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा के आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, उसको क्या बोलते हैं? मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? अगर आप ईवीएस में किसी बच्चे को कोई अच्छा गृह कार्य देते हो तो वो किस पर केंद्रित होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, ये बस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पूर्वक आपको उसको होमवर्क देना है। ठीक है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तार रूप में तथा कठिनाइयों वाले रूप के अंदर आपको उसे देना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी गृह कार्य करे तो उसे अधिक से अधिक जानकारी उस विषय में अर्जित करनी पड़े। आप उसे जितना मुश्किल होमवर्क दोगे वो मतलब उसको उतनी ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जिससे वो उस चीज़ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी अर्जित करेगा, यानी एकत्रित करेगा। ठीक है, जिस विषय पर वो कार्य कर रहे हैं। तो अतः ईवीएस में अच्छे गृह कार्य को मुख्य किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या है उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यचर्या के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें हैं उनके अंदर कविताएं और कहानियां सम्मिलित की गई हैं, तो इसका क्या कारण है, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित की गई, ताकि जब शिक्षार्थी को ईवीएस की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए और अभ्यास कराया जाए तो शिक्षार्थी को विषय संबंधित कुछ आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? आनंद प्रदान कराया जा सके। ठीक है, तो कविताएं और कहानियाँ क्यों सम्मिलित की जाती है? ताकि बच्चों को पढ़ने में आनंद आए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? जब भी आप ईवीएस पढ़ाते हो तो कक्षा में अगर आप प्रश्न उत्तर पूछते हो बच्चों से तो उस तकनीक का इस्तेमाल सबसे अच्छा उपयोग ये पूछा है भाई किसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम प्रश्न उत्तर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। भाई ये प्राथमिक स्तर पर जब हम ईवीएस की पढ़ाई करवाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? भाई हम उनको प्राथमिक स्तर से ही ईवीएस की पढ़ाई क्यों करवाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ताकि बच्चा जो कक्षा की पढ़ाई है ना उसको सिर्फ कक्षा में ही लेकर ना चले और उसे अपने बाहर के जीवन से भी संबंधित माने। ठीक है, इसलिए बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही ईवीएस की पढ़ाई करवाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम हो सकता है? ठीक है, अगर ईवीएस की कक्षा में हो आप और सामाजिक असमानता पर अगर आप अधिक बल देते हो तो इसके अंदर से कौन सा अधिगम है वो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? तो ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थियों को समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, यह अधिगम होता है। ये सामाजिक असमानता पर अधिक बल देता है। यानी कि अगर आप समूह के अंदर पाठ करो मतलब काम करोगे तो बच्चों के अंदर जाति भेद नहीं होगा। भाई ये उसका लड़का तो मैं उसके पास नहीं बैठूंगा, सामाजिक रूप से वो समान रहेंगे, एक साथ समूह के अंदर बैठ के जब वो काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए सोहरी कथनों आएगा, कथनों का अध्ययन कीजिए। गलत टाइप हो रहा है आजकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सबसे मेन कथन ये है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, 8 बिंदु तो नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर आएगा सही है 8 बिंदुओं पर यह आधारित होती है। 8 बिंदुओं पर नहीं, ये गलती से छप गया भाई,
ये वाला पॉइंट गलत है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती। इसको मैं अभी बताऊंगा। एक बार तीसरा पॉइंट और देख लो, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि के बारे में ये कथन है, ये बिल्कुल सही है, 2 कथन। और तीसरा कथन क्या है, बिंदुओं की पत्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। ये जो 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती। और ये जो बिंदु बनाए जाते हैं ना मोटे कागज़ पर, ये किससे बनाए जाते हैं, किसी नुकीले औजार से बनाए जाते हैं। ये है तीसरा कथन, ये नहीं है, गलती से टाइप हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल से सही कथन थे भाई। जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तीनों के तीनों कथन सही हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बक्से, डिब्बे। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए एक अच्छे दत्त कार्य का पर्यावरण अध्ययन के अंदर? तो ये प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये जो है ये एक अच्छे दत्त का कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो चिड़ियाघर का भ्रमण करवा रहे हो आप, मान लो आप और आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हो, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है साथियों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसके अंदर जो रचनात्मक आकलन होता है वो किसको शामिल नहीं करता, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन। और बाकी ये जो तीनों चीज़ हैं, शिक्षार्थियों के अधिगम नीतियों की पहचान करता है, शिक्षण में कमियों की पहचान करता है, और शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। तो ये थे साथियों ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करना। धन्यवाद।